गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बेटा करने वाले हैं एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। ठीक है, तो होपफुली आपको ये जो है आपको ये समझ आएगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले हम एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटम करेंगे। किसके लिए करेंगे? हाइड्रोजन एटम की। हाइड्रोजन एटम और जो हाइड्रोजन लाइक एटम जिनके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है उनके लिए एनर्जी लेवल डायग्राम। बेटा ये इसको ऐसे मत लेना लाइटली, कई बार जो है ये पेपर में आता है। ठीक है, तो इधर को आपने एनर्जी का जो है कर दिया, इधर को आपके ऑर्बिटल्स हैं। तो हमें पता है कि आपकी जो डिफरेंट वेरियस ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी जो है उनको अरेंज करना है। उसको हम एनर्जी लेवल डायग्राम बोलते हैं। क्या? अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स अकॉर्डिंग टू एनर्जी, रिलेटिव एनर्जी इज नॉन एज अ एनर्जी लेवल डायग्राम। जैसे हमने अभी ऑर्बिटल सारी पढ़ लिया, हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए एक ही एनर्जी लेवल होता है, दैट इज़ 1s। हमने पढ़ा ना 1s। यस, तो इसकी एनर्जी सबसे कम होगी। फिर जो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है उसमें अगर किसी का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो, अगर आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो अगर सेम है तो उसका जो सभी ऑर्बिटल्स का जो है वो एनर्जी जो है वो सेम होगी। लाइक यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 के लिए जो है मतलब सेकेंड एनर्जी लेवल के लिए 2s हो गई है ना। और 2p में जो है p में जो है वो 3 ऑर्बिटल्स हैं आपकी, तो ये 2p होगी। तो इनकी मतलब कि 2s और 2p की एनर्जी जो है वो सेम है। ठीक है, उसके बाद आपके पास थर्ड में आ जाएगा आपके पास 3s। आपने 3s मतलब एस आपने उसके बिल्कुल ऊपर लिखना है। तो ये 3s आ गया। 3p और 3p में इसमें जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 अगर हो तो उसमें जो है वो d भी होता है, 3d। तो 3d की भी एनर्जी क्या होगी? सेम होगी। 1 2 3 4 एंड 5 हमें पता है कि इसकी जो है वो 5 ऑर्बिटल्स होती हैं 3d में, है ना। सिमिलरली आपके पास जो है वो फोर्थ के लिए 4s आ जाएगी। 4p भी होती है बेटा, है ना। 4d भी होती है, तो होंगी पर 4f भी होती है। 4 ये आ गई d, 4d, और ये आ गई 4f। 1 2 3 4 5 6 7, 4f आ गई। ठीक है, ये इसी तरह आपके पास जो है वो 5 में भी 5s 5p में 3 होंगी। याद रखना है 5p में 3 ऑर्बिटल्स होती हैं, d में 5 होती हैं, सभी में 5 होंगी। चाहे वो 4s हो, चाहे 4p हो, चाहे 4d हो, चाहे जो मर्जी हो, है ना। मतलब अगर pp है तो उनमें 3 ऑर्बिटल, अगर dd है तो उनमें 5 ऑर्बिटल्स होती हैं। तो ये 5d और इसी तरह से 5f, इतना ही बनाऊंगी, इससे आगे हम नहीं जाएंगे। 1 2 3 4 5 6, ये 6 आ गई, इधर 7 कर दी। ठीक है ना, तो ये आपके पास 5f हो गया। तो इतने से एनर्जी लेवल डायग्राम बनाई। ये है आपके पास ऑर्बिटल्स हमने अरेंज कर दी कि किन ऑर्बिटल्स में जो है मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है 1s में है तो उसकी एनर्जी सबसे कम, 2s में जाएगा 2p में तो उसकी एनर्जी 1s से ज़्यादा है, फिर 3 वाले में 2 से ज़्यादा है, 4 वाले में 3 से ज़्यादा है। तो इस तरह एनर्जी जो है ऊपर को इंक्रीज़ कर दी है। तो ये जो एनर्जीज हैं वेरियस ऑर्बिटल्स की इन हाइड्रोजन जो है डिपेंड ओनली अपॉन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कि अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बड़ा है तो मतलब एन अगर लार्ज है, एन जो है वो लार्ज है, तो उसकी एनर्जी भी क्या होगी? लार्ज होगी। फॉर लार्ज नंबर ऑफ एन एनर्जी विल बी लार्ज। क्या होगी? एनर्जी लार्ज होगी, राइट। तो ये हमें थोड़ा पता होना चाहिए, मतलब याद करना है आपने। तो फॉर लार्ज एन एनर्जी लार्ज होगी, तो मैं यहाँ पे लार्ज रख देती हूँ, लार्ज एनर्जी। तो ये एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन के लिए हमने किया। ठीक है, तो इसमें अपने अगर अपने अरेंजमेंट्स ऑफ ऑर्बिटल्स लिखनी है तो कैसे लिखनी है? ऐसे लिख सकते हैं आप 1s, उसके बाद 2s की ज़्यादा है ना, 2s और 2s और 2p की बराबर है तो यहाँ पे 2p लिख देना है। उसके बाद 3s 3p की बराबर है, देखो हमने देखी, और 3d की भी बराबर है। उसके बाद 4s की ज़्यादा होगी, मतलब 4 पूरे की ज़्यादा होगी। 4s इज इक्वल टू 4p इज इक्वल टू 4d इज इक्वल टू 4f। इसी तरह आगे हम चलते जाएंगे 5f तक। ठीक है, तो जिनकी एनर्जी सेम है, जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है ना, जैसे 3p की सेम एनर्जी है, 4p की सेम एनर्जी है, इनको हम बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी इज कॉल्ड एज ए डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ये हमें पता होना चाहिए, ये आती हैं बेटा, टर्म्स आएंगी आपको। डीजेनरेट, जेनरेट ऑर्बिटल्स कौन होती हैं? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स
जिनकी एनर्जी सेम होती है उनको डिजेनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन अगर जैसे हाइड्रोजन, इन केस ऑफ हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन इफ इट इज प्रेजेंट इन वन एस, तो ये सबसे मोस्ट स्टेबल स्टेट होगी उसकी इलेक्ट्रॉन की, तो इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। क्या बोलेंगे इसको? ग्राउंड स्टेट। और बाकी जो अदर हैं 2s 2p 2d 3d, 2d नहीं होता है, 3s 3p 3d, उनको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलते हैं उनको? एक्साइटेड। ग्राउंड लेवल पे जब पाया जाता है तो उसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, जहाँ पे मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉन जो होता है जिस ऑर्बिटल में, तो उसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। ये भी कॉमनली आता रहेगा आपको। और जब हम इस इलेक्ट्रॉन्स को मतलब आपके इससे ग्राउंड स्टेट से जो है आप उसको जो है आप ले जाते हैं, कहाँ ले जाते हैं? आप ले जाते हैं, यहाँ ले जाते हैं, तो ये इसको क्या बोलेंगे हम? ये एक्साइटेड स्टेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी ये? एक्साइटेड स्टेट। सॉरी। तो उसको हम एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। तो एक्साइटेड स्टेट आपकी 2s 2p 3s 3p कोई भी हो सकती है एक्साइटेड स्टेट। ओके। तो ये आपके पास थी एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज और हाइड्रोजन एटम के लिए। अब हम बनाएंगे अब एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। एंड आपको पता है मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जो हैं हमारे पास, हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट्स के पास जो है वो ज़्यादा एनर्जी है ना। तो इसलिए हमने जो है वो एक मिनट इसको दोबारा बनाते हैं। तो ओके। तो ये ऐसे बना दी हमने। तो ये इसमें बेटा आपके पास क्या है कि इधर को आपकी एनर्जी जो है इंक्रीज कर रही है। क्या कर रही है? आपकी एनर्जी इधर को इंक्रीज कर रही है। तो यहाँ पे मैंने एनर्जी ई लिख दिया, ठीक है। और इधर को हम जो है वो ऑर्बिटल्स को जो है वो क्या कर रहे हैं? ऑर्बिटल्स को प्लेस कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे आपके पास बेटा हमारे पास जो है वो यहाँ पे जो है जो मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में है, तो मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो सेम नहीं होती है, उसमें जो है एनर्जीज डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। तो जैसे कि आपके पास जो है वो यहाँ पे 1s, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे 1s, ये 1s ऑर्बिटल है ना। 2s और 2p की जो एनर्जी जो थी वो बराबर थी जब आपने सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की बात की थी। बट मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में 2s की ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो 2p ऑर्बिटल की एनर्जी से कम होती है। तो ये 2p की थोड़ी सी ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा नहीं होगी। 1s और 2s में गैप है, बट 2s और 2p में जो है उतना गैप नहीं है। उसके बाद आपके पास आ गई 3s। कौन आ गई आपके पास? 3s। तो ये 3s जो है 2s के सामने लिखनी है। फिर आपने 3p को 3p के साथ इसमें 2sp के ऊपर लिखना है बिल्कुल। ये आपके पास 3p आ गई। फिर आपके पास 3d भी है, तो 3d से पहले जो है वो 4s आ जाएगा। ऐसा क्यों होगा? जैसे फॉर एग्जांपल हम पहले लिख लेती हूँ, मैं फिर मैं बताती हूँ कि क्यों 4s पहले आ गया और 3d की एनर्जी जो है वो बाद में आई ऑर्बिटल। 1 2 3 4 5, ये डी जो है वो 3d आ गई आपके पास, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो है वो 4p आ जाएगी। अब ये इसके बाद मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल जो है वो होने लगेगी। मतलब ऑर्बिटल की एनर्जी जो है वो डिपेंड करता है उनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एज वेल एज देयर एजीमुथल क्वांटम नंबर एल के ऊपर भी डिपेंड करती हैं, ठीक है। क्या अगर कैसे इनकी फिलिंग करनी है? बहुत ही आसान है। अभी आप टफ लग रहा होगा बट इट्स क्वाइट ईजी, नॉट दैट वेरी टफ। तो यहाँ पे जो है इसके बीच में जो है वो 4 आपके पास एफ आ गया। तो 7 होती है एफ में, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो ये 4f आ गया। 4f के बाद जो है वो आपके पास 5p, इनका एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ये 5p आ गया, ठीक है। ये 5p आ गया। और 5p के बाद जो है वो आपके पास 6s बना दिया, यहाँ 6s हो गया। और उसके बाद फिर आपके पास कौन आ जाएगा? ये 4d है बेटा, सॉरी ये वाला 4d है। एफ मैंने 4f में लिखना भूल गई। 4d है और इसमें 5 होंगी, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, और यहाँ पे जो है वो 7 1 2 3 4 5 6 7 छोटी छोटी बना दी मैंने। तो ये एनर्जी लेवल डायग्राम है फॉर जो आपकी मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है ना, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स हैं उनके लिए। तो इसमें जो है बेटा आपके पास जो है वो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के लिए आपके पास कई तरह की चीज़ें होती हैं कि जो कॉज ऑफ डिफरेंट एनर्जी पैटर्न्स ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में, कि क्यों हाइड्रोजन एटम में और मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में जो ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल डायग्राम है वो क्यों डिफरेंट है। इसका रीज़न है कि हमारे पास एक न्यूक्लियर चार्ज
प्रिंसिपल एनर्जी लेवल एंड प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल, इन सब का शील्डिंग इफेक्ट ये वो इनके कारण होता है। तो आपने ये चीज़ें हम जो है वो शील्डिंग इफेक्ट वगैरह हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो जब आपने एनर्जी जो ऑर्बिटल्स हैं इनको कैसे प्लेस करना है, एक तो इसमें बेटा ये बोहरवरी रूल जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बोहरवरी रूल, बोहर बोहरबरी, बोहर का वो नहीं है पॉस्टुलेट, दिस इज द अनदर थिंग, बोहरबरी रूल। और बोहरबरी रूल क्या होता है, दिस रूल इज n+n। क्या है बोहरबरी रूल, n+l है। मतलब क्या कि अगर आपके पास पहली बात तो एक मतलब इसमें रूल्स हैं, क्या क्या रूल्स हैं कि जो ऑर्बिटल्स हैं वो उनकी जो एनर्जी है वो आपके पास क्या होगा कि अगर सपोज n+n दोनों जो हैं वो अगर हम प्लस करते हैं n+l, तो जिसकी वैल्यू n+l करके जो है वो छोटी आएगी वो पहले उसकी एनर्जी कम होगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 3D है, क्या है आपके पास 3D। तो 3D जैसे ये है 3D, 3D जो है वो बाद में आया है, 4s जो है वो पहले आया है। तो देखते हैं इसमें क्या है। अब 3D के लिए जो है वो 3D के लिए जो n+l है, तो 3D के लिए n कितना है 3 है, और l कितना है आपके पास 2 है। तो ये आ गया आपके पास 5 है ना, कितना आया ये हम 3D और 4s की बात कर रहे हैं, 5 आ गया। ये आया आपके पास 5। l की वैल्यू जो है हमारे पास d है ना, तो 0 1 2, हाँ 2 आया तो 5 आया। अब n+l जो है वो 4s के लिए जो है 4 + 0s के लिए 0, तो ये 4 आया। तो अब इसमें देखो n+l की वैल्यू जो है वो 4s के लिए जो है वो कम है और 3D के लिए जो है वो ज़्यादा है ना। तो इसका मतलब है 4 पहले आएगा, 4s पहले आएगा, ये 4s पहले आएगा और 3D जो है बाद में आएगा, ठीक है। तो n+l करना है, जिसकी वैल्यू n+l करके छोटी होगी उसकी एनर्जी कम होगी, और जिसकी ज़्यादा होगी उसकी वैल्यू जो है ज़्यादा होगी। अब कुछ केसेस में हमारे पास ऐसा भी आता है कि दोनों को n+l करते हैं तो दोनों की वैल्यू जो है बराबर आती है। तो ऐसे केस में जो है वो तब क्या करना है, सेकंड रूल में क्या आ जाएगा कि अगर n+l करके जो है वो वैल्यू सेम आई, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो n+l जो है वो 2p के लिए 2p है हमारे पास, और 2p के लिए n+l जो है वो कितना आया, ये 2 आ गया, और यहाँ पे l जो है वो 1 है तो ये आ गया 3। और 3s के लिए जो है वो n+l कितना आया, 3 जो है 1 है, 3 आ गया n की जगह, और s की जगह आ गया 0, तो ये भी 3 आया। तो इसमें वेरी सिंपल कि अगर दोनों की n+l जो है अगर वो सेम है तो हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को देखेंगे कि किसका जो है बड़ा है। तो हमारे पास किसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 3s का, तो इसका मतलब है 2p की एनर्जी जो है वो कम होगी एज कम्पेयर टू 3s। तो देखिए ज़रा यहाँ पे 2p की जो वैल्यू है वो जो पोजीशन है वो डाउन है एज कम्पेयर टू 3s, ठीक है। तो मतलब इसमें जो फीलिंग ऑफ आपने करनी है ना, ये जो आपने बिल्कुल जो है वो अकॉर्डिंग टू बोहरबरी रूल करनी है, दैट इज n+l। जैसे फॉर एग्जांपल अब आप देखो यहाँ पे 5p जो है ऊपर है और 4d जो है वो नीचे है, ये तो कोई बात नहीं है। यहाँ पे 4f है, 4f की और 6s की बात कर लेते हैं। आप देखो ये 4f है, 4f जो है वो उसकी एनर्जी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू 6s। तो देखिए ज़रा 4f में n+l कितना आ गया 4 प्लस f में n इज इक्वल टू 3 होगा, s p d f 3 होगा, तो ये आ गया 7, ओके। और 6s में जो है वो n+l कितना आया 6 ही आया, क्योंकि 6 + 0, तो इसलिए जो है वो 6s पहले लिखा जाएगा और n 4f जो है वो बाद में लिखा जाएगा, राइट। सिमिलरली आपके पास जो है वो इसी तरह आप किसी का भी देख लीजिए, आप ये देख लीजिए 4s एंड 4d देख लीजिए, 5s एंड 4d देख लीजिए। तो 5s के लिए जो है वो 5 आया n+l, क्योंकि 5 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, n इज इक्वल टू 5 है और s इज इक्वल टू 0 है, तो ये 5 आ गया, है ना। और 4d के लिए देखो, 4d के लिए जो है 4d के लिए जो n इज इक्वल टू है वो है 4, और d जो है वो आया आपके पास 2, तो कितना आ गया 6। तो अब देखो चाहे इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो छोटा है, बट इसका जो है वो n+l जो बोहरवरी रूल है उसके अकॉर्डिंग, जिसमें जो n+l जो है वो अगर छोटी वैल्यू आती है तो वो नीचे जाएगा और जो बड़ी वैल्यू आती है ऊपर जाएगा। इसीलिए आपके पास 5s जो है वो ऊपर है, मतलब एज कम्पेयर टू 4d जो है वो 5s नीचे है, उसकी एनर्जी कम है, और 4d की जो है ज़्यादा है। तो इस तरह से हम जो है बेटा ये क्या बोलते हैं उसको
बोहरवरी रूल के अकॉर्डिंग हम जो है वो एनर्जी लेवल डायग्राम को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आपने बेटा हमने जो है वो इसमें क्या चीज़ करनी है, अब हमने ऑर्बिटल्स पढ़ ली, सभी पढ़ ली, किसकी एनर्जी कैसे है, तो कैसे लिखनी है ये, जैसे 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 हमने ये डायग्राम बनाई है वैसे वैसे हमने एनर्जी। अब अगर आपको डायग्राम सपोज याद नहीं रहती है तो ज़रूरी नहीं है आपने डायग्राम बनाने फिर करना है, इसका मैं एक और मेथड बताऊँगी। बट आप जहाँ भी आपको एम्बिग्विटी है, आपको डाउट है, तो आप n+l का रूल लगाइए। अगर आपको n+l आप ठीक से पहचानते हो तो आप जो है वो इसको निकाल, इसका जो है वो एनर्जी जो है वो इनकी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, कि किसकी एनर्जी कम होगी। तो ये तो हम हमेशा एनर्जी लेवल डायग्राम नहीं बनाएंगे, तो हम इनको लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, 1s फर्स्ट ऑर्बिटल, फिर आ गया 2s, फिर आ गया 2p, फिर आ गया 3s, फिर आ गया 3p, 3d आने से पहले 4s आ जाता है हमने देखा, फिर आ गया 4p, है ना, फिर आ गया आपके पास 4p के बाद आ गया आपके पास 5s, फिर आ गया आपके पास 4d, फिर आया 5p, फिर आया 6s, फिर आया 4f, फिर आया 5d, फिर आया 6p, फिर आया 7s। इतना ही काफ़ी है, ठीक है। तो इस तरह से हम इनको लिखते हैं। इसका मैं और एक तरीका बताऊंगी जिसमें और भी इजीली ये सारे जो हमने इसकी फील जो लिखे हैं ये अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी है। कैसे है, एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर, जो हमने डायग्राम बनाए उसके अकॉर्डिंग ही ये लिखे हैं, ठीक है। अब आपके पास बेटा आ जाता है, जब हमने ऑर्बिटल्स को कर लिया किसकी एनर्जी कितनी है, ऑर्बिटल्स पढ़ ली, अब हमने उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसको बोलते हैं ये हमने देखना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ केमिस्ट्री है ये हमारा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है एवरीबॉडी शुड नो हाउ टू राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। होती क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स। इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉन्स, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक योर कॉन्फ़िगरेशन, ओके। अब हमें 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 पता है ऑर्बिटल को या तो ऐसे ऐसे बेटा ऐसे बनाते हैं, या ऑर्बिटल को जो है राउंड बनाते हैं, ठीक है। कोई भी ऑप्ट कर सकते हो। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन होगा तो उसकी स्पिन ऐसे बनाते हैं, अगर दो इलेक्ट्रॉन होगा तो स्पिन को हम ऐसे कर देंगे। कोई भी आप जो है वो पिक्चर जो है वो फॉलो कर सकते हैं। अब हमने लिखनी है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो लिखते कैसे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखते हैं बेटा, यहाँ पे जैसे सपोज एन आ गया, यहाँ पे आपके पास ये आपके पास एल आ गया। मैं दोबारा करती हूँ, एक मिनट रुको। यहाँ एन आ गया, ये आपके पास जो है वो एल है, एल एक्स बोल सकते हैं, कौन सी ऑर्बिटल है। यहाँ पे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ऊपर यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखे जाएंगे, है ना। और सब शेल आपका कौन सा है, तो ये पूरा सब शेल जो है इसको सब शेल पूरे को बोलेंगे, सब शेल है ये, ठीक है। तो मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सपोज आपके पास 2 है तो 2 लिख दिया। एल जो है सपोज आपके पास 1 है तो पी आ जाएगा। और इसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन कितने, 1 है, 2 है, 3 है, तो 1 या 2। अब आप देखो एस में क्योंकि एक ही ऑर्बिटल होती है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। पी टोटल में जो है पी में 6 जाएंगे, क्योंकि पी में 3 ऑर्बिटल हमने अभी पढ़ी, देखो पी में 3 ऑर्बिटल है तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 हो गए। डी में 10 जाएंगे और एफ में ये आपके 14 जाएंगे। तो इस तरह से हम इनको ऐसे लिखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, मतलब कि सेकेंड शेल में है आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, ये आपके पास एजीमुथल क्वांटम नंबर है पी। तो क्या मतलब है कि इसका जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, और इसका जो आपका जो सब शेल है, सब मतलब है, इसका शेल जो है 2 है और इसका सब शेल जो है वो आपका 1 है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो अब आपके पास बेटा इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक रूल है, 2-3 रूल हैं जो हमें आने चाहिए। दैट इज़, एक है आपके पास ऑफ बॉ प्रिंसिपल, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में एज इट इज़ भी पूछा जाता है ये। ऑफ बॉ प्रिंसिपल, ऑफ बॉ प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत जो है, क्या है ऑफ बॉ प्रिंसिपल। अब हमने ऑर्बिटल्स को लिख दिया है ना, अब इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन जो को फिल करना है। तो ये क्या बोल रहा है, इन ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम, हमने बोला कि जब आपका जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बिल्कुल ग्राउंड स्टेट में स्टेबल फॉर्म में है, तो ऑर्बिटल्स आर फील्ड अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज। मतलब कि जैसे आपके पास यहाँ पे जो है वो 1s की एनर्जी लेस है देन दैट ऑफ 2s, तो 1s की जो ऑर्बिटल है वो पहले भरे जाएंगे इलेक्ट्रॉन। अब आपको पता है एस में जो है इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, तो 1s2 आएगा। फिर आपके पास 2s2, 2s में भी 2 होते हैं। यहाँ पे आपके पास अगर इतने इलेक्ट्रॉन है तो 6 पी में
पी में 6 तक भरे जा सकते हैं। जब पी 6 हो गया तो नेक्स्ट में जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स आर टू बी फील्ड। ओके, तो क्या बोला आपने, इन ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम ऑर्बिटल्स आर फील्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज। उनकी एनर्जी के अकॉर्डिंग जो है भरे जाते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन पहले इसमें ट्राई किया जाएगा, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, ये हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तब आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अनदर प्रिंसिपल है बेटा इसमें जो है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, जो हमने शायद पहले भी किया है कि जो कोई भी ऑर्बिटल है, अच्छा ये हमने ये वाला हमने नहीं किया, हाँ यही किया है। अकॉर्डिंग मतलब पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोल रहा है कि जो कोई भी आपके पास ऑर्बिटल्स हैं वो दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो अकोमोडेट नहीं कर सकती हैं। ठीक है, और उसमें भी उनकी जो प्रिंसिपल है वो जो है कितना क्या होना चाहिए, प्रिंसिपल जो है उनका जो प्रिंसिपल जो क्वांटम नंबर्स हैं वो सारे के सारे सेम नहीं होंगे। अगर 3 सेम होंगे तो फोर्थ वन इज डेफिनेटली बी डिफरेंट। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ओके, और थर्ड प्रिंसिपल है होर्न्स रूल। तीनों रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। होर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, मल्टीप्लिसिटी, मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, तो इसमें ये रूल क्या बोलता है कि जब हमने इलेक्ट्रॉन की हमने ऑर्बिट यहाँ पढ़ी, हमने सब शेल पढ़ा ना पी, तो आपने पढ़ा था कि पी में जो है पी सब शेल में पी एक्स, पी वाई, पी जेड ये ऑर्बिटल्स होती हैं। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि आपके पास इनमें जो पी ऑर्बिटल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन कैसे जाने हैं उसकी बात हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास मैं नाइट्रोजन लेती हूँ बेटा, कौन लेती हूँ, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। और 7 इलेक्ट्रॉन के अब मैं देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखती हूँ सपोज, तो आपके पास कैसी आएगी, 1s आएगा ना पहले, तो 1s में s में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो मैंने लिख दिया 1s2। अब उसके बाद कौन आता है, 2s। अब 2s में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 2, तो 2 लिख दिए। s में 2 ही जाते हैं, चाहे वो 3s हो, 4s हो, 5s हो, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। क्यों, क्योंकि s सब शेल में एक ही ऑर्बिटल होती हैं। तो हम ये जो लिखते हैं ना, ये ऑर्बिटल भी कंसिडर कर लेते हैं, सब शेल भी कंसिडर कर लेते हैं। अदरवाइज जैसे अब 2p है, अब 2p मैंने ऐसे लिखा तो ये आपके पास सब शेल हुआ है किस्म का। तो अब 2 ऐसे खोल के लिख देंगे, वैसे तो एक्चुअली ये 2px, 2py, 2pz है, पर हम इकट्ठा भी लिख देते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, तो इसमें 6 तक अकोमोडेट हो सकते हैं। बट हमारे एटम के पास जो है वो सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन है, तो कितने आ जाएंगे, 3। ये तो मैं नॉर्मल आगे पढ़ेंगे हम, पर मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, वो ये आपका जो हुन्स रूल क्या बोलता है। जैसे बेटा ये पी ऑर्बिटल है, इसमें फुल इलेक्ट्रॉन से ये भर दिए मैंने फुल, ये 2 इलेक्ट्रॉन थे इसमें। इस वाली में भी पूरे 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 1s है। ऑर्बिटल डायग्राम बना दी मैंने ये। और पी में अगर मैं ऑर्बिटल डायग्राम बनाती हूँ तो हमारे पास ये है आपके पास 3 ऑर्बिटल। 2p सबशेल की कितनी ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल्स हैं। अब तीनों में है 3 ए, मतलब आपके पास इसके पास पी में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है। तो कैसे जाने हैं ये, अब मैं ऐसे कर सकती हूँ, ऐसे ऐसे, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि पहली में, क्योंकि इनकी एनर्जी सेम है, तो बोल रहा है हुन्स रूल्स क्या बोल रहा है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन पहले जो ऑर्बिटल्स हैं विच आर हैविंग सेम एनर्जी, उनमें इलेक्ट्रॉन पहले सिंगल 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 जाएंगे, भरे जाएंगे, फिर पेयरिंग टेक्स प्लेस होगी। ठीक है, तो ये है। तो क्या बोल रहा है हुन्स रूल कि इलेक्ट्रॉन पेयरिंग विल टेक्स प्लेस in an orbital of same energy until each orbital is singly filled। या सिंपली बोल सकते हो अकॉर्डिंग टू दिस रूल the orbitals of same energies are singly filled first and then pairing will takes place। तो इस तरह से भी कर सकते हो। अब बेटा आपके पास जो है ये हमने रूल कर लिए। अब इसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे आपने किसी भी एलिमेंट की बनानी हो तो शुरू शुरू में क्या होता है, जैसे में आप अगर नहीं आते हैं तो आपने क्या करना है, आपने एक चीज़ करनी है, हमने क्या कि इसमें आपके पास जो है वो जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये करती हूँ, ये लिया मैंने। और इसमें क्या होगा बेटा, आपने जैसे मैं आपको ऐसे करती हूँ यहाँ पे 1s 3s इनके सेम रंग को ये करती हूँ, ऐसे करके करती हूँ। तो क्या करना है आपने इन ऑर्बिटल्स को कि जैसे ऐसे लिखा बेटा, यहाँ पे यहाँ लिखा आपने 1s लिख दिया और इसको जो है वो राउंड कर देना है। ठीक है, फिर लिखा आपने 2s फिर लिखा आपने 3s नीचे, फिर लिखा आपने 4s, फिर लिखा आपने 5s, फिर लिखा आपने 6s। थोड़ा छोटा बनाती हूँ, एक मिनट वेट करो। बहुत बड़ी डायग्राम बन जाएगी नहीं तो ना। ये आ गया 2s,
ये आ गया आपके पास 3s, ये आ गया आपके पास 4s, और ये आ गया आपके पास 5s, और ये आ गया आपके पास 6s और 7s तक मैक्सिमम हमारे इलेक्ट्रॉन जाते हैं। ठीक है, और इसको मैंने ऑर्बिटल गोल कर दी, वाह, ये ऐसे करके गोल कर दी। ये 3s s वाली सारी ऑर्बिटल्स हैं, इनको ऐसे लिखना है, बिल्कुल नीचे लिखना है एक दूसरे के, राइट। उसके बाद आपको जो है वो थ्री मतलब पी वाले लेने हैं। तो 1s का तो पी नहीं होता ना, हमें पता है ना क्यों नहीं होता है, ज्योमेट्रिक क्वांटम नंबर डज नॉट अलाउ। तो ये इसमें 2s में 2 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का पी भी होता है, तो उसके थोड़ा सा गैप देके इसमें लिख दिया 2p। ठीक है, फिर इसको भी राउंड कर दिया। फिर आपने जो है वो 3p लिख दिया। फिर आपने 3 का जो है डी भी होता है वो हम बाद में लिखेंगे, है ना। ये आपके पास 4p आ गया, ये आपके पास जो है वो 5p आ गया, ये आपके पास यहाँ पे 6p आ गया, और ये आपके पास 7p आ गया, ऐसे। उसके बाद बेटा आपके पास जो है वो हम जो है वो डी वाला बनाते हैं। तो डी वाला देखते हैं कि 2p में डी नहीं होता है, किस में होता है डी, 3d में। तो 3d हमारे पास 3d आ गया। यहाँ पे हम इनके ऑर्बिटल्स नहीं बनाएंगे, सिंपली सबका एक ही बना दें। जैसे 3d की तो 5 होती हैं पर हम एक ही बनाएंगे, 2p की 3 होती है पर हम एक ही बनाएंगे। फिर 4d आ गया, सॉरी यहाँ पे, हाँ 4d। फिर आपके पास यहाँ पे 5d, फिर आपके पास यहाँ पे 6d, फिर आपके पास यहाँ पे बस 6d तक वो काफ़ी है, 6d। फिर इधर को आपने, अब आपके पास 3d में जो है वो f नहीं होता है, तो हम यहाँ पे जो है वो 3d में नहीं होता, f किस में चलता है, 4 में। अभी आपने देखा होगा 4f में, तो यहाँ पे आ गया 4f, यहाँ पे आ गया आपके पास 5f। 6f लिखने की ज़रूरत नहीं, इतना काफ़ी है, क्योंकि हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉन जो है नॉन हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं उनके उनकी फीलिंग इतने इलेक्ट्रॉन्स में, इतनी ऑर्बिटल्स में हो जाती है। उसके बाद आपने क्या करना है बेटा, उसके बाद आपने ये करना है कि यहाँ ऊपर से एरो लगाना है, ऐसे, मतलब ऐसे भी कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे लगाया। फिर जो इसके सीध में है वहाँ तक एरो ऐसे करके, ये ऐसे करके, अगर आपने सीध में लिखा होगा तो बिल्कुल सही आएगा। ऐसे कर लेना फटाफट जब भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ड्रॉ करनी है, ठीक है। और इसमें जो है आपके पास वैसे ही आ जाएगा। अब हमने लिखना है, इसमें क्या करना है, अब हमने इनको लिखना है। कैसे लिखना है, जैसे आपके पास 1s है, तो सबसे पहले देखो तो यहाँ चलो 1s, फिर यहाँ से चले 2s, फिर यहीं से चलना जहाँ से हमने जो है क्या किया हुआ, यहाँ से लाइन खींची है, 2p 3s, 3p 4s, ऐसे ऐसे लिखते जाना है इसको, है ना। फिर हमने 3d ये लिखा, देखो ये ऐसे चला, फिर यहाँ से ये ऐसे चला, फिर यहाँ से ऐसे चले, और ऐसे ऐसे हमने लिखना है। तो कहाँ से स्टार्ट किया, 1s, है ना। फिर उसके बाद जो है 2s, फिर आ गया 2p, फिर आ गया 3s, फिर आ गया 3p, फिर आया 4s, फिर 3d, फिर 4p, फिर 5s, फिर 4d, उसके बाद 5p, फिर 6s, है ना। फिर 4f, 5d, 5d, 6p, 7s, फिर आया आपके पास 5f, 6d एंड 7p। अगर आप इसको जो इसके साथ देखोगे पीछे जो हमने डायग्राम बनाई, तो डायग्राम मतलब जो लिखी थी ये ऑर्बिटल की, तो बिल्कुल डिट्टो होंगी। तो इस डायग्राम को आप फॉलो कर सकते हैं फॉर राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है बेटा ये। अब हम लिखते हैं हर एलिमेंट्स की, कुछ एक एलिमेंट्स की हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिख के बताती हूँ। नाइट्रोजन की जैसे मैंने बता दी थी तुम्हें, और उनकी जो है वो ऑर्बिटल्स की फीलिंग भी बताते हैं, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी, एक ही इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, तो क्या आ जाएगी 1s1, क्या आ जाएगी 1s1 आएगी। अब इसकी ऑर्बिटल बनानी है तो क्या आ जाएगी, ओनली दिस, और उसमें एक इलेक्ट्रॉन आ गया। इसी तरह आपके पास फिर 2 हीलियम, हीलियम में दो एटॉमिक नंबर है, तो हीलियम में क्या आ जाएगा 2s2, और इसमें ऑर्बिटल कितनी आ जाएंगी, ये आप जो है वो स्क्वायर भी बना सकते हो, बट आई फील कंफर्टेबल इन मेकिंग स्फीयर, तो आई ऑलवेज मेक दिस, ओके। आगे उसके बाद आपके पास 3 एटॉमिक नंबर वाला लिथियम होता है। अब देखो, अब बच्चे क्या करते हैं, अब इसमें जो है वो यहाँ पे, सॉरी बेटा, यहाँ 2s कैसे लिख दिया मैंने, 1s1, एक मिनट, यहाँ पे अभी तो हमारा 1s ही खत्म हुआ है, तो यहाँ पे 1s2, ठीक है। उसके बाद अब हम हमारे पास वो लिथियम का जो है, वो लिथियम में पास 3 इलेक्ट्रॉन है, चलना कहाँ से, 1 से ही चलना है, तो 1s2 तो पूरे हो गए। अब हम 1s3 नहीं लिख सकते हैं, हम 1s2 ही लिखेंगे और साथ में आगे को मूव करेंगे। तो अगला कौन है हमारे पास, देखिए जरा, 2s,
तो 2s में चले जाएंगे और उसमें बाकी लिखने की ज़रूरत नहीं है, जिनके पास जिनमें इलेक्ट्रॉन इतने ज़्यादा नहीं है उनको बाकी ऑर्बिटल लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आ गया। तो इसमें क्या था, ये 1s था, ये भी 1s था, बट यहाँ पे जो है 1s फुली फिल्ड है, बट इसमें 2s में भी है, 2s में भी एक इलेक्ट्रॉन है। जब सिंगल एरो लगाना है तो ऊपर को, और जब डबल एरो लगाना है तो आपकी बुक में जो है डबल एरो ऊपर नीचे, पर ऐसे पहले ये प्रैक्टिस थी कि हाफ एरो ऊपर को हाफ एरो नीचे को ऐसे लगाना। फिर उसके बाद जो है फोर आपके पास आ गया 4 एटॉमिक नंबर वाला बेरिलियम, Be। कौन आ गया, बेरिलियम। अब बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने पहले क्या लिखना है, 1s2। अब 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो टोटल पूरे कंप्लीट हो गए। तो इनकी ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊंगी। इनमें देखो मैंने गैप डाला है, इसका मतलब है 2s की एनर्जी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू योर 1s। ठीक है, तो इसलिए ये ऐसे हो गया फीलिंग। उसके बाद फिफ्थ आपके पास जो है बोरोन आ गया। बोरोन फिफ्थ, उसमें क्या आ जाएगी, 1s2 2s2 2p। अब p चल पड़ा, पर 2p में हम होते तो 6 आ सकते हैं, बट यहाँ पे 6 नहीं है क्योंकि इसके पास तो 5 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे एक ही आएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये आपने ऐसे लिखा 1s, तो वैसे का वैसे रहेगा। 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे रहेंगे। अब 3p की 3 ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है ना। तो 3p में आपके पास जो है वो 2p x 2p y एंड 2p z, ये हमारा जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है। तो सब में क्योंकि देखो यहाँ पे आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन जरूरी नहीं है कि 2p, किसी में भी ये आप कंसिडर कर सकते हैं, पर क्योंकि लिखने के लिए हमें अगर बीच में डालेंगे अजीब लगेगा, तो हम इसको शुरू में डाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास कार्बन आ गई बेटा 6। अब कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p 2i, क्योंकि 6 पूरे इलेक्ट्रॉन हमारे हो गए तो यहाँ तक ही जाएगा। तो इसमें भी ऐसे होगा, ये बिल्कुल सेम 1s, अब इनमें मैं लिख नहीं रही हूँ, ये 2s हो गया। अब ये आपके पास 2p है, बट 2p में यहाँ पे आपके पास जो है वो 2px 2py 2pz, तो इसमें जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो ये 1 और ये 2। ठीक है, सबकी स्पिन एक साइड को। उसके बाद आपके पास जो है 7 जो है नाइट्रोजन होता है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखी हुई थी। तो 1s2 2s2 2p3, तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे, फिर ये वैसे 2s आ गया, और यहाँ पे क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन तीनों सिंगली सिंगली फील्ड होंगे, है ना, तो ये आपके पास 2px 2py 2pz आ गया। फिर सिमिलरली आपके पास जो एटॉमिक नंबर 8 वाली ऑक्सीजन, तो ये आ जाएगा 1s2 2s2 2p। अब यहाँ पे 8 पूरे करने तो 4 आ जाएगा, क्या हो जाएगा, इसमें आ गया, इसमें आ गया 1 2 3। अब इसमें बेटा पहले सिंगली सिंगली है, फिर पेयरिंग करनी है, तो मतलब एक ही भरा जाएगा क्योंकि 4 हैं इसमें, है ना। अब मैं लेती हूँ इससे नाइट, अब आपने फ्लोरीन का खुद करना है, मैं नियोन का बताती हूँ आपको। नियोन का 10 है, ठीक है ना, तो आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 हो गया नियोन का। तो यहाँ पे सेम, इधर सेम, इधर जो है वो दिस दिस एंड ये फुली फील्ड हो गए। अब ये जब फुली फील्ड हो गए, तो अब हम सोडियम में अगर जाते हैं, तो सोडियम में तो कितने 11, तो क्या होगा उसमें 1s2 2s2 2p6। अब कौन सा आ जाएगा, 3s1। ठीक है, तो 3s1 में क्या हो जाएगा, अब इसकी जो है ये तो पूरा जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, ये फुली फील्ड हो गया। अब 3 आपका 6p में जो है वो 7 नहीं होते हैं, तो आपके पास 3s आ जाएगा, तो कौन आ गया, 3s में एक इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली मैग्नीशियम आएगा, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से आपने जो है वो थोड़ा मैं एक और बड़ा सा ले लेती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लेती हूँ आपके पास आर्गन का ले लेती हूँ। किसका ले लेती हूँ, आर्गन का। तो आर्गन का एटॉमिक नंबर है 18। तो ये सारी आपने प्रैक्टिस करनी है बेटा। अब मैंने आपको बोला था 30 तक एटॉमिक नंबर आपको याद होने चाहिए, और 30 तक ही आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आनी चाहिए। आर्गन का जो एटॉमिक नंबर 18 है, तो क्या करेंगे, 1s2 2s2 2p6 10 हो गए, 3s2 हो गया, और 3p आपके पास कितने आ जाएंगे, 6, तो हो गए 18। तो यहाँ तक आ गया ये 10 और 6 18। तो इसकी ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे तो कैसा हो जाएगा, सिमिलरली आपने 3 आगे जाना है और उसमें भी भरते जाना है, और 6 कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो इसके सिवाय आपके पास और भी बहुत सारे हैं जिनकी आपने पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। तरीका मैंने आपको बता दिया है। अब हमारे पास कुछ जो एलिमेंट्स हैं उनकी आपने बाकी करनी है। मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, वेनेडियम, टाइटेनियम, स्कैंडियम 30 तक एटॉमिक नंबर की करनी है। बट मैंने यहाँ पे अब आपको जो है क्रोमियम के एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है। क्रोमियम विच हैज़ 24 एटॉमिक नंबर। ओके, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बेटा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6।
3p6, उसके बाद आपके पास 4d आ गया इसमें, है ना, 4d, और सॉरी इसमें 4d नहीं, क्या बोलते हैं उसको, 4s, ये 4s आ गया, और उसके बाद 3d। तो क्या है बेटा आपके पास, जो कितने आने चाहिए थे, 4s में 2 और 3d में 4, यानी ये एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है क्या, देखो ये 10 हो गए, ये 10 हो गए, 24, बट इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे नहीं होती है, दिस इज़ रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कैसे लिखी जाएगी इसकी, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 एंड 3d5। ऐसा क्यों, ये हमने, ये एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ऐसा क्यों है ये हमने पढ़ना है। सिमिलरली आपके पास बेटा कॉपर है 29 एटॉमिक नंबर वाला, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी 1s2, 2s2, 2p6, कोई आपने इसके बीच में जो है वो कॉमा नहीं लगाने हैं, सीधी लिखनी है विदाउट कॉमा, ये जो आप लिख रहे हो ना, इनमें कोई कॉमा नहीं लगाना है। तो 1s2, 2s2, 2p6, उसके बाद आ गया 3s2, 3p6, यहाँ तक तो बिल्कुल सेम। अब यहाँ पे 4s2, 3d, क्योंकि इसकी एनर्जी कम है तो पहले भरे जाएंगे, और इसकी एनर्जी ज़्यादा है तो उसको बाद में भरे जाएंगे, तो 3d9। तो ये भी आपकी जो एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये थी, बट दिस इज़ रॉन्ग वन। तो हमारे पास जो एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 4s1, 3d10, कितना हो गया 3, दिस इज़ योर क्या बोलते हैं उसको, मतलब दिस इज़ द राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस टू एलिमेंट्स। तो वाई द कॉपर, और भी आएंगे पर वो आपको जो है वो उतने नहीं पल्ले पड़ते, मतलब इतने आप उनके यू विल नॉट गो थ्रू देम कॉमनली, बट इन केस ये आपसे पूछा भी जाता है, और इसमें रीज़न क्या है, क्यों इन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है नॉर्मल ट्रेंड से नहीं आई, मतलब 4s की एनर्जी जो है अकॉर्डिंग टू एनर्जी लेवल डायग्राम इट इज़ लेस देन दैट ऑफ 3d, एंड दिस एस की एनर्जी जो है लेस देन 3d है, एज इन ऑल्सो इन कॉपर। तो क्यों ऐसा हुआ, इसका रीज़न है, इसमें दो चीज़ें जो हैं वो मतलब दो चीज़ों के ऊपर, दो उसके ऊपर कॉन्सेप्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है ये। एक है स्टेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि ये वाली जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ज़्यादा स्टेबल है, ये वाली, और एज़ कम्पेयर टू दिस, इससे जो है वो ये वाली जो है वो ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो इस वाली से ये वाली ज़्यादा इस वाली से ये वाली ज़्यादा स्टेबल है, और इस वाली से ये वाला ज़्यादा स्टेबल है। क्यों ज़्यादा स्टेबल है वो हमने जो है वो देखना है, ठीक है। तो क्या है आपके पास, स्टेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या थी ये पहला पॉइंट, क्या है, स्टेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, symmetrical distribution of electrons, ओके। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इसमें जो है वो इसके ऊपर डिपेंड करता है, क्या है ये हम करते हैं। जैसे बेटा आपके पास जो है वो डी ऑर्बिटल्स हैं, हम इन जनरल करते हैं, डी ऑर्बिटल्स में कितनी, डी सब शेल में कितनी ऑर्बिटल्स होती हैं, 5। तो ये 3d है, हम इसी की बात कर रहे हैं, 3d एंड 4s की, और 4s में जो है वो कितनी होती है, एक ही होती है, ये 4s आ गया, ठीक है। तो ये 4s, अब देखो अगर आप यहाँ पे जो पहले वाले केस को, इस वाली को, ये जो आपके पास ये वाली है, अगर मैं इस वाली को जो है वो करते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, इसमें लिखते हैं, तो आपके पास क्या होगी, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 4, तो 1 2 3 4, और इसमें कितने जाएंगे, ये। अब देखो यहाँ पे, अब और दूसरे इसमें क्या ऑप्शन है, जो हमने एग्जैक्ट जो हमारे पास है 3d में 5 जाएंगे, तो 1 2 3 4 5, तो इसमें क्या जाएगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन जाएंगे हर में, और यहाँ रहेगा ये, तो ये है 4s1 और ये है 3d, ये 3d है ना। तो अब आपको क्या करना, क्या है बेटा, कि आपके पास ये वाला क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है सिंगली फील्ड हैं, और इसको बोलते हैं हाफ फील्ड ऑर्बिटल, की हर ऑर्बिटल जो है वो आधी भरी है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल, है ना। तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन सब में है, तो विच वन इज मोर सिमेट्रिकल, ये ज़्यादा सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कि ये वाली ज़्यादा सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये वाली ज़्यादा सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये जो है
ये आपकी जो है वो मतलब इसमें इसमें ज़्यादा सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो मोर स्टेबिलिटी, जो इसके लिए हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड जो है वो ज़्यादा स्टेबल होती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर ऑर्बिटल। जैसे अब इन केस ऑफ कॉपर, कॉपर में क्या था, अगर आपके पास 3D9 करते हैं तब तो ये होनी थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये, और ये 8 और ये 9 है ना। तो और इधर ऐसे होनी थी 4s में, बट एक्चुअली जो है वो ऐसे आ गई क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नॉट सिमेट्रिकल, और ये वाली जो है वो फुली फील्ड ऑर्बिटल है, तो सभी ऑर्बिटल्स में बराबर इलेक्ट्रॉन फील्ड है, तो ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ऑलवेज रिमेंबर हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स, और इनको बोलते हैं फुली फील्ड ऑर्बिटल, दे आर मोर स्टेबल देन दैट ऑफ अदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्बिटल्स। ओके, तो इसलिए जो है ये फर्स्ट आपके पास आ गया। दूसरा आपके पास है बेटा और एक और कॉन्सेप्ट है जिसमें मतलब दूसरा जो इसमें पॉइंट है कि जिसमें जो है आपकी क्यों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ऐसे होती है, उसके लिए स्टेबिलिटी ड्यू टू एक्सचेंज एनर्जी, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है, जैसे हम क्रोमियम की बात करते हैं बेटा, क्रोमियम 24 है, ओके। इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अगर ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे होती 3D में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते, ओके। हम 3D की बात करेंगे 4s के, तो एक्सचेंज एनर्जी का मतलब क्या होता है कि आपस में इलेक्ट्रॉन जो है एक्सचेंज होते रहते हैं। मतलब जैसे कि आपके पास ये मैंने लिखा 24, आपके पास के 24 है, तो यहाँ पे सॉरी ऐसे, और ये खाली होगी, है ना। तो ये 4s वाली आपके पास इधर है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये ऐसे नीचे लिखना है, ये ऐसे ही 4s है। अब इसमें देखो एक्सचेंज एनर्जी मतलब कि जब ये इलेक्ट्रॉन, देखो ये है एक ऑप्शन हमारे पास, ये है कि ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है एनर्जी, मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जा सकता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ सकता है ना। एक इसके पास ऑप्शन है। दूसरी इसके पास क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी अपनी पोजीशन जो है वो एक्सचेंज कर सकता है, और हर एक्सचेंज में दे लूज एनर्जी। और आपको पता है जब एनर्जी लूज होती है तो कोई भी चीज़ जो है वो स्टेबल होती है, तो इन एक्सचेंज में जो आपके पास एटम है वो ज़्यादा स्टेबल हो रहा है, ठीक है। तो इसके साथ भी कर सकता है। तो कितनी एक्सचेंजेस आई इसमें, 3 एक्सचेंजेस, 3 नंबर इसमें आया। अब इसकी बात करते हैं अगले वाले की जो एक्सचेंज इन पोजीशन है, इसके बाद इसके साथ तो हमने ऑलरेडी जो है वो कर ली है, तो किसके साथ कर सकता है, इसके साथ अनदर, और अगले के साथ अनदर। कितनी आई, 2 एक्सचेंज। अब हमने करनी है अगले इलेक्ट्रॉन की, तो अगले की आपके पास आ जाएगी 1 2, ये और ये। अब इसकी इसकी इसके साथ तो हो चुकी है, तो इसकी करनी है, तो ये कितनी आई, 1। तो कितनी टोटल एक्सचेंज इन पोजीशन आई इसमें, 3 2 1। तो ये 3 2 1 मतलब 6 एक्सचेंज, मतलब 6 पोजीशन इन्होंने चेंज की, तो इतनी एनर्जी उसमें 6 टाइम जो है वो दे कीप ऑन लूजिंग द एनर्जी, है ना। तो इसका मतलब है इसमें ये आई। अब अगले में देखते हैं जो हमने इसकी जो दूसरी है, जब आपके पास ये जो 3D है, अगर ये हाफ फील्ड है तो 1 2 3 4 5, तो ये हाफ फील्ड है 1 2 3 4 5। इसमें देखते हैं एक्सचेंज इन पोजीशन 1 2, फिर अगले के साथ 3, फिर अगले के साथ 4, तो 1 2 3 4 4। अगला बनाते हैं, इनके जो ये जो बेटा डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होती है ना, जिनकी एनर्जी सेम होती है, जैसे ऑर्बिटल्स बनाई हमने 3D की, ये सारी बिना गैप से बनती हैं, इकट्ठी बनती हैं, उसका मतलब है कि एनर्जी इनकी सेम है। अब इसकी पोजीशन इसके साथ तो हो गई है इस वाले के साथ, है ना, तो ये नहीं हम बनाएंगे, हम किसके साथ करेंगे, अगले वाले के साथ। तो अगले वाले का मतलब सेकंड के साथ स्टार्ट करेंगे, किसके साथ करेंगे, सेकंड के साथ। तो ये इसके साथ, ये इसके साथ ऐसे करनी है, ऐसे करनी, कितनी आई, 3। फिर अगली बनाते हैं 5। तो इस वाले की ये 1 2 3 4 5। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके साथ तो एक्सचेंज हो चुका है, तो इसके साथ और इसके साथ दोनों की साइड आपने एरो लगाने हैं। अब अगला 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5। अब इसकी पोजीशन तो आपस में एक्सचेंज हो चुकी है, तो किसकी करनी है, इसकी होनी है ना। तो कितनी आई बेटा, इसमें जो है वो यहाँ पे आपके पास 3, यहाँ पे आपके पास 2, यहाँ पे आपके पास 1 एक्सचेंज। टोटल कितनी होगी, 4 + 3 7 + 2 9 + 10। तो इसका मतलब है इन दिस केस जो है एनर्जी ज़्यादा लूज होगी एज़ कम्पेयर टू इन दिस केस। तो इसलिए जो है ये जो मोड ऑफ
मोड ऑफ फिलिंग द इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू दिस प्रीवियस वन, है ना। इसलिए जो है वो क्रोमियम एंड कॉपर की जो है डिफरेंटली जो है वो आ जाती है, क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है 3D के लिए अपने फुलफिल करने अपनी अपनी ऑर्बिटल को फुली फील्ड करने की या हाफ फील्ड करने की। इसलिए जो है वो आपके पास जो है वो हम ये स्टेबल। ओके, ये हो गया बेटा। इसमें इसके इसीलिए जो है वो कॉपर और क्रोमियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो डिफरेंट होके आती है। ये रीज़न तुमने दो देने हैं, राइट। तो उसके बाद हमारे पास बेटा ये चैप्टर जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। अब तुमने क्या करना है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के ऊपर जो है वो क्या नाम लेते हैं उसको, जो है आपने खूब मास्टरी करनी है। मतलब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अप टू 30 एटॉमिक नंबर वाली आनी चाहिए, तक आनी चाहिए, ठीक है। अब देखो जैसे बेटा एक इसमें जो है टर्म आती है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इंपॉर्टेंट है, पेपर में एज इट इज़ आ जाती है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, स्पीसीज, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती हैं? दीज आर द डिफरेंट एटम्स और आयंस, डिफरेंट एटम और आयन बोल सकते हैं, विच आर हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जिनके पास क्या करते हैं, जो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोलते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास जैसे सपोज आपके पास जो है वो सोडियम 1 पॉजिटिव है। अब तुम्हें पता है कि सोडियम का इलेक्ट्रॉन जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है। तो एक पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ कि इसमें से एक जो है वो निकल चुका है, वन वन इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुए इसमें? टोटल 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुए इसमें, ठीक है। सिमिलरली आपके पास मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव ले लिया, उसका मतलब क्या है, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव में भी आपके पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, ठीक है। तो इसका मतलब वो 12 एटॉमिक नंबर मैग्नीशियम का 12 है, तो 12 में से 2 गए तो कितने बचे, 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सिमिलरली आप इस तरह से आप एल्यूमिनियम में चले जाइए, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, तो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव में भी क्या है आपके पास, एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज़ 13, उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 10 इलेक्ट्रॉन जो बचे टोटल, ठीक है। उसके बाद आपके पास सिलिकॉन 4 पॉजिटिव में चले जाओ, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 14 में से 4 इलेक्ट्रॉन चले गए तो मतलब 10 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसी स्पीसीज़ को जो है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ बोलते हैं। ये पॉजिटिव में, नेगेटिव में देखिए आप ज़रा, फ्लोरीन 1 नेगेटिव। तो फ्लोरीन 1 नेगेटिव का मतलब क्या है कि जितने इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें आपने एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर देना है, तो कितना हो जाएगा, 9 इसका एटॉमिक नंबर है तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है इसमें तो 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है। सिमिलरली आपके पास जो है वो ऑक्सीजन 2 नेगेटिव। तो ऑक्सीजन 2 नेगेटिव का मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें एक्स्ट्रा आ गए हैं तो ये बन गए 10 इलेक्ट्रॉन, ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। उसके बाद आपके पास नाइट्रोजन 3 नेगेटिव, तो ये भी 10 इलेक्ट्रॉन, जिसमें भी 10 हुए, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये भी पता होना चाहिए बेटा। उसके बाद आपको बताया जाता है, मतलब पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछे जा सकते हैं जनरली आपसे कॉपर और इसकी क्या नाम लेते हैं, कॉपर एंड क्रोमियम की पूछी जाती है, बट यू आर सपोज टू नो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वेरी वेरी एक्यूरेटली अप टू 30 नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ओके। तो प्लीज़ उसको जो है वो करना है, वो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारा ये चैप्टर जो है स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम जो है, इट इज़ आई थिंक इट इज़ फिनिश्ड हेयर। एंड इसके बाद इसके रिगार्डिंग कोई भी आपके इफ्स एंड बट्स होंगे तो यू कैन आस्क मी। As your previous history, you never asked me any questions about any topic, but even then I am urging you, I request you to ask the questions whenever you get the confusion in any topic, okay। होपफुली ये चैप्टर आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। नेक्स्ट चैप्टर आपका बेटा एलिमेंट्स ऑफ, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। ये जो ये चैप्टर है बेटा, ये हमें जो है वो आपने ये पहले भी पढ़े हुए हैं कुछ, इसके बारे में ब्रीफ आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इफ़ यू से अबाउट द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आप इस चैप्टर के बारे में आपको अच्छे से नहीं आता है, आपको एटॉमिक नंबर 30 तक नहीं आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आती है, तो ये चैप्टर आपको जो है वो समझ फिर नहीं आएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज periodic in properties, because all the properties directly or indirectly depend upon the electronic configuration, ठीक है। तो इसलिए जो है वो एक्सक्यूज मी इसलिए जो है इनको जो है अच्छे से करना है।
अभी जो ये जो हमारा थर्ड चैप्टर है बेटा, इसमें क्या है कि आपके पास जो अर्लियर स्टेजेस में, बहुत पहले की बात है, 200 साल पहले की बात है, आप समझ लीजिए। इसमें हमने सबसे पहले ये देखना है कि पीरियोडिक टेबल कैसे कैसे बना, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ होती क्या हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ कैसे जो हैं वो जो डिपेंड करती हैं, ये सारा हमने इसके में जो है वो करना है। ओके, तो जो मतलब पीरियोडिक टेबल जो था वो 19th सेंचुरी में जो है वो साइंटिस्ट जो हैं दे स्टार्टेड फीलिंग दैट पीरियोडिक प्रॉपर्टी पीरियोडिक टेबल वुड बी द मतलब was necessary for learning and knowing the elements exactly correctly. ओके, क्यों ऐसा है? क्योंकि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में बेटा क्या है, जो पीरियोडिक जो पहले था कि 10 एलिमेंट्स खोजे गए थे, 35 एलिमेंट खोजे गए थे, है ना? तो उन एलिमेंट्स को तो याद करना ईजी है, 10 15 38 एलिमेंट्स को जो है करना, 58 एलिमेंट्स को करना तो आसान है, इतना कर तो हम कर सकते हैं। पहले अदरवाइज तो 31 एलिमेंट्स जो थे वो देवर नॉन एट दैट टाइम, तो उनको जो है इट वाज क्वाइट इजी टू रिमेंबर ऑल दीज एलिमेंट्स, अबाउट दीज एलिमेंट्स एज वेल एज देयर प्रॉपर्टीज. Okay, but later on when we started entering in 19th centuries, up to then 62 elements were also were invented. Okay, and after then the number of new elements kept adding in the list of elements. तो इसके लिए जो है फिर हमें जो है वो नेसेसरी पड़ी कि क्यों आपको जो है एलिमेंट्स को क्लासीफाई करना क्यों ज़रूरी है, तो इसलिए हमें एलिमेंट्स को जो है क्लासीफाई करना पड़ा. क्लासी करना इसलिए ज़रूरी पड़ा क्योंकि हम इतने सारे एलिमेंट्स को अब nowadays there are 118 elements which are known and they all were discovered. जो those elements which were recently discovered, they are all are man made. तो man made naturally occurring all elements are total till date these are 118 elements, and according to periodic table only 118 elements are fitted in that. Okay, तो what is the classification of element? क्या है classification of element? The elements which are having similar properties, they are they are grouped together, and which do not have similar properties, they are grouped differently. उसको हम जो है classification of elements बोलते हैं. ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो अगर हम इन elements को जो these elements जो है इनको हमने अरेंज किया अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज़ इन टेबुलर मैनर, टेबल बनाया उसको हमने पीरियोडिक टेबल बोल दिया. ठीक है, तो इसलिए जो है अरेंजमेंट ऑफ नॉन एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज़ इन टेबुलर फॉर्म, इन द टेबल फॉर्म भी बोल सकते हैं, दिस इज नॉन एज अ पीरियोडिक टेबल. तो even there is a this history of periodic table. It is not so in your syllabus I think, but even then we just recapitulation of in brief we recapitulate the history of डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल. पीरियोडिक टेबल कैसे कैसे जो है बना, तो सबसे पहले जो ट्राई किया गया था बेटा एलिमेंट्स को जो है ग्रुपिंग करना, वो था आपका लेवोजियर. क्लासिफाइड द एलिमेंट सिंपली इन मेटल्स एंड नॉन मेटल. उन्होंने स्टार्ट किया था कि जो एलिमेंट मेटल थे उनको एक उसमें कर दिया, और जो एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी जो थी वो डिफरेंट थी उनको जो है वो दूसरे उसमें कर दिया. ठीक है, लेवोजियर. लेवोजियर इज ऑल्सो नोन टू अ फादर ऑफ केमिस्ट्री बेटा, यू शुड नो इट. ओके, तो लेवोजियर जो है वो इन्होंने किया था, सबसे पहले अटैम्प्ट करी थी. उसके बाद बट इट अ वेरी सिंपल थिंग, एंड उसके बाद जो फर्स्ट अटैम्प्ट टू एक्चुअली टुवर्ड्स द पीरियोडिक टेबल विच वॉज अटेम्प्टेड बाय द जर्मन साइंटिस्ट जॉन डॉवर्नियर, और इट इज़ नॉन एज अ जॉन्स ट्रायड. ये डॉवर्नियर ट्रायड, डॉवर्नियर ट्रायड. ट्रायड्स. ठीक है, डॉवर्नियर्स ट्रायड्स जो था वो उन्होंने जो है वो फर्स्ट टाइम जो है वो इनको क्लासीफाई किया था. उनका जो ट्रायड था उन्होंने ऐसे नहीं बहुत सारे एलिमेंट, एट दैट टाइम देयर वर वेरी फ्यू एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड एंड ऑल दैट एलिमेंट्स वर क्लासिफाइड इन ट्रायड. व्हाट इज ट्रायड? ट्रायड्स में क्या है, तो एलिमेंट्स विच हैव अ सिमिलर प्रॉपर्टीज एंड एटॉमिक वेट. सिमिलर प्रॉपर्टीज एंड एटॉमिक वेट जो है वो सिमिलर प्रॉपर्टीज, उनको जो है वो एक ट्रायड में तीन तीन का एलिमेंट का ट्रायड बनाया, तीन तीन का ग्रुप बनाया, उसको ट्रायड बोलेंगे. उनको जो है ही पुट देम टुगेदर, एंड एटॉमिक वेट ऑफ मिडल मेंबर, जो एटॉमिक वेट ऑफ मिडल मेंबर ऑफ ट्रायड है
इट इज़ वेरी क्लोज टू द अर्थमेटिक एवरेज मीन ऑफ या एवरेज और मीन ऑफ द अदर टू एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस के। मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल जो डॉर्नियर के ट्रायड हैं उसमें जो एलिमेंट हैं हमारे पास योर लिथियम सोडियम पोटाशियम। तो लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम, तो आपको पता है पोटाशियम सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है 23 है, पोटाशियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 39 है, लिथियम का जो एटॉमिक मास है सॉरी एटॉमिक मास जो है 39 है एंड लिथियम का एटॉमिक मास जो है वो 7 है। तो जब इनका हम जो है अब क्या करेंगे, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम 23, इट इज़ एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड एलिमेंट्स। ओके, तो मतलब 39 प्लस 7 अपॉन 2, तो ये आया 23। तो ऐसे ही उसने ट्राइड बनाए। इसी तरह उन्होंने जो था वो उनका ट्राइड में जो है वो कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम भी पाया जाता है। कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम ये पूछा जाता है कि कौन कौन से ट्राइड जो थे उन्होंने बनाए थे, ये आपको कंपटीशन में पूछा जा सकता है। कैल्शियम करना ज़रूर इसको बेटा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज़ अ बैकबोन ऑफ आर केमिस्ट्री। कौन पीरियोडिक टेबल, तो द हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल इज इक्वली इंपॉर्टेंट, तो सो प्लीज डू इट, डोंट लेफ्ट इट। ओके, इफ़ यू विश टू क्लियर द एनी एग्जाम। तो जैसे कैल्शियम में बेटा कैल्शियम का एटॉमिक नंबर जो दिस अनदर ट्रायड ऑफ योर डॉबर्नियर एंड इट इज़ योर कैल्शियम का सिंबल स्ट्रोंशियम का SR और बेरियम का BA सिंबल है। तो 40 इसका एटॉमिक मास है, बेरियम का एटॉमिक मास 37 है 137, और स्ट्रोंशियम का एटॉमिक मास जो है वो 88 है। तो जब इसका इनका दोनों का जो है फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट का जो है वो एवरेज मास निकाला तो दैट विल बी इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द, ये आया 88.5, तो वेरी क्लोज टू द एटॉमिक मास ऑफ योर स्ट्रोंशियम। सिमिलरली अनदर triad of Daubernier, that is your chlorine एंड योर ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये था। तो इसमें जो है क्लोरीन का एटॉमिक मास यू नो दैट 35.5, ब्रोमीन का जो एटॉमिक मास है 80 एंड आयोडीन का 127। तो जो एटॉमिक मास का जो मीन है 35.5 प्लस 127 अपॉन 2, ये जो है वो लगभग जो है वो आपके इसके बराबर आएगा। ठीक है, तो ये जो था वो पीरियोडिक टेबल डॉबर्नियर का जो ट्रायड था वो दिया। उसके बाद हमारे पास जो है वो अनदर अटेम्प्ट वाज मेड बाय योर डी कैनाकॉर्टुयस, वेरी बहुत ही डिफिकल्ट सी वो है, बट ये जो है बहुत ज़्यादा जो है इसने सिंपली अरेंज द एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेट एंड प्रपोज अ सिलिंड्रिकल टेबल ऑफ एलिमेंट्स। तो ये काफ़ी इसमें फिर क्या बोला कि जो अगर हम उनको सिलिंड्रिकल उसमें जो है वो रखते हैं तो वो वर्टिकल लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्पायरल, जो स्पायरल बनता है उसमें जो वर्टिकल लाइन है उसमें जो एलिमेंट्स आएंगे उनकी प्रॉपर्टी सेम होगी। तो इट्स डिड नॉट गेट वे मच अटेंशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट आपके पास है न्यूलैंड। न्यूलैंड ने भी काफ़ी जो है वो न्यूलैंड्स ने काफ़ी अच्छी अटैम्प्ट करी, ही मेड गुड अटैम्प्ट टुवर्ड्स द फॉर्मुलेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो इसको बोलते हैं न्यूलैंड ऑक्टेव, ऑक्टेव लॉ, न्यूलैंड ऑक्टेव्स। ओके, इसने क्या किया, एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स किया एंड प्रॉपर्टी ऑफ एट्थ एलिमेंट आर सिमिलर टू द फर्स्ट वन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, तभी तो इसको ऑक्टेव बोला। क्या किया इसने, एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग वेट की फॉर्म में लिखा, जैसे लिथियम का 7 एटॉमिक नंबर है, बेरिलियम का 9 है, बोरोन का 11 है, कार्बन का 12 है, नाइट्रोजन का 14 है, ऑक्सीजन का 16 है, फ्लोरीन का 19 है। ये एक वो था। तो ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इस तरह से इसने किया, तो इसने क्या देखा, देखो इस तरह से अरेंज किए। तो अगला आपके पास इसमें आ गया सोडियम, फिर आ गया आपके पास मैग्नीशियम, फिर आ गया एल्यूमिनियम, फिर आ गया सिलिकॉन, फिर फॉस्फोरस, फिर आपका सल्फर, फिर क्लोरीन। एटॉमिक नंबर इनके लिख लीजिए, ये 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, 16 है एंड 17 है। ठीक है, उसके बाद जो है वो होल्ड ऑन, इसमें आपके पास जो एटॉमिक मास लिखने हैं बेटा हमने, 23 इसका एटॉमिक मास है, इसका जो है 24 है, 24, अगले का जो है 27 है, और सिलिकॉन का जो है वो 29 है, और फॉस्फोरस का 31 है, सल्फर का 32 है,
और क्लोरीन का तो अभी हमने किया 35.5 में से मैंने एटॉमिक नंबर लिख दिए थे गलती से। तो ये बेटा इसके जो है वो एटॉमिक मासेस हैं 0.75 है ये। तो इसमें क्या बोल रहा है ये न्यूलैंड ने क्या किया था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस में जो है इसने इनको जो है वो अरेंज किया। तो उसके बाद उसने देखा कि 1 2 3 4 5 6 7 है ना, तो एट्थ एलिमेंट, तो एट्थ एलिमेंट वाले लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टीज सेम है। इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एट्थ एलिमेंट मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी बेरिलियम के साथ सेम है। एल्यूमिनियम में जाओ तो एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी एट्थ एलिमेंट है फ्रॉम बोरोन, तो बोरोन के साथ सिमिलर है। सिमिलरली हमारे पास जो है अनदर एलिमेंट्स और वर ऑल्सो दे आर kept in their is in his table। तो 39 एंड 40 यहाँ तक किया था। तो पोटाशियम 39 ये इसके टेबल में और ये इसके ग्रुप में। तो ये एलिमेंट जो है उनके अकॉर्डिंग इनकी प्रॉपर्टी सेम है और इनकी जो है वो ये एक ही ग्रुप में लाई करते हैं और इनकी लगभग ये सिमिलर टू ईच अदर्स है। ठीक है, ये भी इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। उसके बाद आपके पास जो थर्ड आया लोथर मियर्स अरेंजमेंट। लोथर मियर अरेंजमेंट थॉट डिफरेंटली फ्रॉम द अबव साइंटिस्ट। इसने थोड़ा डिफरेंटली सोचा कि इसने क्या किया लोथर मेयर ने, इसने जो है वो वी शुड speak respectfully with them because they were the our scientist। लोथर मेयर अरेंजमेंट में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड एटॉमिक वॉल्यूम इनके बीच में जो है वो रिलेशनशिप डेवलप किया और उस रिलेशनशिप के मतलब उसमें जो है अरेंज किए एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स सिमिलर इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी अपीयर एट रेगुलर इंटरवल्स। उसने क्या किया कि एलिमेंट्स को अरेंज किया अकॉर्डिंग टू ऑफ देयर इंक्रीजिंग वेट एंड देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बीच में जो है वो रिलेशनशिप मतलब ग्राफ प्लॉट किया। ठीक है, तो वो जो आई प्रॉपर्टीज़ वो कैसी आई, जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले जो एलिमेंट्स थे वो कैसे आए रेगुलर इंटरवल्स में वो अपीयर हुए। तो ये भी कोई ज़्यादा नहीं चला। इसके बाद जो हमारे पास जो लास्ट है बेटा जो मेंडलीव मेड अ रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है ना, और उसमें जो है बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स एक्चुअली द it gives depend upon the atomic mass not atomic number। तो physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic weight और atomic mass। तो ये आपके पास मेंडलीव ने बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया हमारे पीरियोडिक टेबल के लिए। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड मेंडली पीरियोडिक टेबल हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में करेंगे। तो होपफुली आपको ये समझ आया होगा। वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर we have discussed today। तो so please do that, do it properly and नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम करेंगे मेंडली पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड अदर थिंग्स अबाउट द एलिमेंट्स। ओके, तो इतना ही काफ़ी है आज के लिए। फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।